हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर 4। दिस इज द लास्ट केस स्टडी ऑफ स्टूडेंट जनरल्स इशूड बाय द आईसीएआई। इसके बाद हम प्रोसीड्स करेंगे अपने फ्यूचर प्लान के साथ। ठीक है, जो भी प्लान मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया है, पहले 4 मिनट पिछली वीडियो के मैंने उसी के ऊपर बात करी है। आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार जाके फर्स्ट 4 मिनट्स आप देख सकते हैं। अगर आपको वो केस स्टडी ना देखनी हो, ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको वो केस स्टडी 3 आती हो या कुछ भी, तो आप उसको जाके सुन लेंगे 3-4 मिनट, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे मैं कौन सी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी नंबर 4 एंड फिनिश इट फटाफट से। ओके, so let's start with this. Mr. Aman Chawla belongs to Delhi-based business family and has ancestral roots in Kharar, a town in the Sahibzada Ajit Singh Nagar Mohali district in the state of Punjab, around 15 kilometers away from Chandigarh. Chawla family owns the chain of restaurants, snack points, and ice cream parlors across the nation. Few of these are owned properties, but large number of are leased properties. ठीक है, the holding company of the Chawla Snacks and Refreshment Limited, holding company जो है उनकी Chawla Snacks and Refreshment Limited है, जिसको प्यार से हम CSRL बोलेंगे। मिस्टर अमन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसने एक ज्वाइन किया एमएनसी इन द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर आफ्टर कॉलेज, बट मिस्टर अमन इज इंस्पायर्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स, टावर्स, लैंडस्केप्स, hence decided to quit the job to pursue his passion. Despite the Chawla family owning a major stake in the businesses, the business model is unlike to autocratic monarchy. It is managed professionally and listed on the stock exchange. Family members, father, grandmother, and elder brother of Mr. Aman are part of the board of directors, whereas few others family members are also engaged with the CSRL, but in the form of employment only or in the professional capacity. Okay, Mr. Aman joined his brother-in-law, Mr. Vivek, in his construction business. Mr. Aman assists Mr. Vivek in असिस्ट कर रहा है मिस्टर विवेक को इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, एंड वन अमंग देम इज ऋषि एनक्लेव, हु सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्टेट ऑफ आर्ट योगा सेंटर, विच विल बी वन ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम द कॉमन एरिया विच इज टर्न्ड इनटू द mesmerizing landscapes. The project is located near Jolly Grant Airport on outskirts of the holy town of Rishikesh. ओए होए, मज़ा ही आ जाए। Rishi Enclave project consists of 120 units of 2 BHKs, 3 BHKs flat and floors, and independent houses or villas in totality. The project is registered under the RERA. All 120 units subscribed, booked by allottees except 2 flats kept by Mr. Vivek, promoter, Mr. Trilochan Negi. Okay, इसने क्या किया, एक्सेप्ट टू ऑल 120 यूनिट्स। कितने हैं देख लो, 120 यूनिट्स है, मतलब 120 अलॉटीज़ तो अप्रॉक्सीमेटली होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब्ड या बुक्ड बाय अलॉटीज़ एक्सेप्ट 2 फ्लैट्स ऐसे हैं जो विवेक ने, प्रमोटर ने ले रखे हैं। तो मतलब बच्चे कितने, 118। ठीक है, क्योंकि प्रमोटर का तो हम काउंट ही नहीं करते जब भी हम कोई पर्पस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 120 यूनिट्स हमारे ऐसे हैं और 2 यूनिट्स तो प्रमोटर के हैं, तो 118 देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। उसके बाद ये कहता है कि मिस्टर त्रिलोचन नेगी जो है उसने 3 फ्लोर्स बुक करे हैं, एक अपने नाम पे, एक अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे, और तीसरा जो है उसकी कंपनी के नाम पे। तो फिर भी उसको 1 ही काउंट किया जाएगा। मतलब 3 अगर करे हैं तो 3 में से 3 को 3 नहीं, 3 को 1 काउंट करेंगे, मतलब 2 को तो इग्नोर ही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे रेरा के जाके। ठीक है, और वो उसकी वीडियोज़ भी मैंने डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिस्टर डाबरल ऑल्सो बुकड अ फ्लैट एंड अ विला बोथ इन हिज नेम। मतलब इसने 2 फ्लैट बुक करे मिस्टर डाबरल ने, तो 2 को क्या गिनेंगे, 1 ही गिनेंगे, क्योंकि 1 ही माना जाता है, 1 यूनिट माना जाता है। ठीक है, वरना 2-2 वोट्स हो जाएंगे ना एक ही बंदे के। रेस्ट ऑल द एलओटी बुक्ड 1 यूनिट एच। तो मतलब 118 यूनिट्स तो हमारे वैसे थे, 120 थे टोटल, जिसमें से 2 प्रमोटर के, तो 118 हमने गिना था। उसमें से 2 आपको माइनस करने हैं उसके, जो मिस्टर क्या नाम है उसका, मिस्टर नेगी, मिस्टर त्रिलोचन नेगी ने बुक करे हैं, और 1 आपको जो है वो माइनस करना है इसका मिस्टर डाबरल का। तो आपके पास इफेक्टिवली 115 आएंगे अगर कुछ कैलकुलेशन करनी होगी तो। यहीं पर बता रहा हूँ कितने आएंगे, 115, और कैसे कैलकुलेट किया वो भी बता दिया। ठीक है, considering the latest NGT decisions and amendments in the policy about the environment, ठीक है, certain structural changes relating to the height and common area landscape is required in sanction plan of the project. ये तो बड़े चेंजेस है, माइनर चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पर मतलब अप्रूवल चाहिए होगा 2/3 ऑफ द अलॉटीज का। ठीक है भाई, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज जब होता है, जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है तो उसे माइनर चेंज नहीं बोलते। माइनर चेंज की डेफिनेशन में कभी भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता है। ठीक है, जब आपके इतने बड़े चेंजेस होते हैं, एडिशन डिलीशन, तो वो हमारे माइनर चेंज नहीं माने जाते। मिस्टर विवेक इज ऑफ द ओपिनियन सिंस द अल्टरेशन ऑफ द सैंक्शन प्लान एनफोर्स्ड बाय द चेंजेस इन पॉलिसी मैटर्स, hence the approval of the allottees is not required. ऐसा उसको लगता है। क्या आपको लगता है मिस्टर विवेक का ओपिनियन ठीक है? नहीं, अभी अभी तो मैंने डिस्कस किया कि नहीं है, इसने नीचे ही उल्टा बोल दिया। मिस्टर अमन रिसेंटली, ओहो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेट्स स्टार्ट। कहाँ थे हम, मिस्टर अमन पे थे।
हाँ, यहाँ थे हम। Mr. Aman recently visited Kharar after a long time to meet his friends Mr. Onkar Singh and Mr. Dipan Ahuja of early childhood. They all admitted that the town has developed substantially, especially the township and skyscrapers as Tri-City turns into metropolitan and hub of service entities. The lifestyle of people also improves. Mr. Onkar is settled in Canada and holding a Canadian passport and citizenship as his family migrate there when he was in school only. In Canada, he owns a transport business. Currently, he is on a visit to India to attend the marriage of relative. Mr. Dipan Ahuja is a supplier of construction material and planning to venture into a solar panel business under Make in India drive, considering the enhanced role of solar energy for households and commercial uses. ठीक है. Mr. Dipan believes Mr. Aman, being the electrical engineering background, should join him in the solar panel venture. ठीक है भाई. The ancestral property of Mr. Onkar's family has been unoccupied for a long, hence turned into a mud house. Mr. Onkar offered Mr. Aman to develop residential apartments on such property after the name of his grandfather, Satnam apartments. ठीक है. A chunk of land on the backside of such property is also available for a sale of reasonable price. Sale at a reasonable price because it has no connectivity. Mr. Aman found it as a good idea to develop the residential apartments at backside land and can be acquired at a cheaper rate than prevailing in the market. Mr. Onkar talked to his father जो property inherit करी गई थी, hence registered in his name in land revenue records after the death of the grandfather who was resident in India of Mr. Onkar and ready to transfer or sell the property for rupees 2.5 crores. Okay, the father of Mr. Onkar is the resident outside India. जो फादर थे मिस्टर ओनकार के वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए एज अ OCI कभी भी. ठीक है. मिस्टर अमन आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद मिस्टर विवेक एग्रीड द डील. ओके. मिस्टर अमन हर्ड अबाउट द importance of keeping capital low to generate more wealth and attain high rate of return on investment. He decided to borrow money from the private investors from the US. ठीक है. Based on the showing growth prospect in his business to his investors. The investor was a good friend of Mr. Dipan and originally from Mohali, named Mr. Tarun, and settled in Philadelphia, US. Mr. Tarun agreed to invest $1 million in the said real estate project. The money got transferred from the overseas branch in the Philadelphia of some Indian banks. ठीक है. Through banking channel to the Kharar branch, Mohali, India. The branch manager in India is the friend of an elder brother of Mr. Aman and was excited to get one project in Mohali and thus approved the investment without opinion from any financial professional. ठीक है. यहाँ तक तो नॉर्मल था, कुछ नहीं था. CSRL witnessed the bad jolts of financial turbulence as revenue vanished and reserves are soaked to meet maintenance cost of the properties and employee cost due to the lockdown and afterwards restrictions. The financial cost and lease rentals are not only erode the working capital but also forces the CSRL to land into debt trap. मतलब जो CSRL इनकी मेन कंपनी थी जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात किया, अब उसकी धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही है, खस्ता होती जा रही है, डेट ट्रैप में आ चुका है सिचुएशन where from meeting financial obligations seems near to impossible. The only way left to management is restructuring the business. Hence board decided to shut a few points and parlors. ठीक है जी. टू रिड्यूस द लीज ऑब्लिगेशंस या फ्री कर लो, प्रॉपर्टीज़ को फ्री करना कह लो, ये कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं. वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ड बाय CSRL एक्वायर्ड बाय मिस विजेता इन द नेम ऑफ हिज मदर इन लॉ. ठीक है. एज शी इज द सीनियर सिटीजन फीमेल टू बेयर लेस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट. मतलब पैसे बचाने की कोशिश मदर इन लॉ के नाम पे बेनामी ट्रांजेक्शंस. कंसिडरेशन फॉर विच वॉज पेड फ्रॉम नॉन सोर्सेज लिया, लेकिन उसको सामने वाले की कोई सहमति नहीं, सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं. बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आप जाके इसके बारे में पता कर सकते हो. डिस्पाइट द बेस्ट efforts made by the management at CSRL, still the bottom line is in deep red, resulting in the default of repayment of financial debts, and such default continues since second quarter of fiscal 2021. Management gave assurance to financial creditors that soon it will overcome the insolvency issue and they already took corrective measures. On 19th March 2021, one of the financial creditors moved an application to initiate CIRP whose outstanding claim is 1 crore 20 lakhs. On 26th March 2021, another financial creditor filed an application to NCLT for initiation of CIRP against CSRL. In the case, amount was 35 lakhs and such default took place in the third quarter of the 2021. आपको प्रोविजंस अगर याद हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी
बात है जिसको यहाँ पर कवर किया गया है, जो हम मिस कर जाते हैं वो अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जब हमारा 2021 चल रहा था तो कोविड की वजह से कुछ चेंजेस लाए गए थे, गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दी थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पीरियड के लिए थी, 2-3 मंथ्स के लिए, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको याद रहे। और वैसे भी ओपन बुक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन टकरा गया है तो आप ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन करोगे या इसके स्टडी को डील कर लिया है आपने तो आपको ध्यान रह जाएगी। अल्टीमेटली अगर आप नहीं भी करते तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बड़ा करके ही पूछते हैं, ठीक है। और तो इसके बारे में अभी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। अभी एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या कहता है? फर्स्ट, रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ आर्ट योगा सेंटर एंड कॉमन एरिया सिचुएटेड इन ऋषि एनक्लेव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रमोटर विल कीप द पोजेशन ऑफ टाइटल बोथ। नहीं भाई, यहाँ पर सीधी सीधी बात अगर मैं बताऊं, इन एब्सेंस ऑफ लोकल लॉ प्रमोटर शेल हैंड ओवर विद इन 30 days आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। नहीं जी, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी लोकल लॉ द प्रमोटर शेल हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स विद इन 30 days आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द लीगल पोजीशन ऑफ मदर इन लॉ ऑफ मिस्टर विजेता एज बेनामीदार इन द केस स्टडी। आप सबको पता है क्या होगा इसका आंसर? यस, शी इज अ बेनामीदार, और आपको ये बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन से पता चल जाएगी। यस, द मदर इन लॉ इज बेनामीदार। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। Which of the following statement is correct regarding the acquiring, holding, owing and transfer of property in case by the father of Mr. Onkar in India? अब बताओ इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं। Being a person resident outside India, he can acquire, होल्ड, ओन एंड ट्रांसफर एनी इमोल प्रॉपर्टी इन इंडिया, एनी इमोल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनहेरिटेंस में आई है तो इनहेरिटेंस में तो एनी भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, प्लांटेशन प्रॉपर्टी भी आ सकता है, फार्म हाउस भी आ सकता है, एग्रीकल्चर लैंड भी आ सकता है, क्योंकि जब इनहेरिटेंस में आता है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एक्वायर कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, वेदर द एप्लीकेशन मूव्ड ऑन 19 March 2021 कैन बी एडमिटेड बाय एनसीएलटी टू इनिशिएट द सीआईआरपी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर नो होगा, बिकॉज एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी शैल नॉट बी फाइल्ड। अब मैं आपको बताऊं क्यों नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं रीजंस में, आपको कुछ भी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन नंबर 10A ऑफ द आईबीसी 2016, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7, 9 and 10, नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड फॉर एनी डिफॉल्ट जो अराइज हुआ है ऑन और आफ्टर 25 March 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year फ्रॉम सच डेट एज द केस में बी नोटिफाइड ऑन दिस बिहाफ। मतलब इस डेट से लेकर 6 month तक और फर्दर वो एक्सटेंड हो सकता है 1 साल तक वो पीरियड, आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। क्यों आया था ये प्रोविजंस? आप सबको पता है, जो अभी आजकल इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एक दुखदाई दिक्कत चल रही है, पेंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से ये प्रोविजंस आए हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑन 24 September 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि फर्दर पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम 25 September 2020 फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन नंबर 10A, हेंस एप्लीकेशन कांट बी फाइल्ड इन टिल 24 March 2021, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। लास्ट कहता है, वेदर द एप्लीकेशन मूव्ड ऑन 26 March 2021 कैन बी एडमिटेड बाय द एनसीएलटी टू इनिशिएट सीआईआरपी। इसका आंसर भी हमारा नो ही है, नो बिकॉज द डिफॉल्ट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो यही सेम प्रोविजंस यहाँ पर आपके डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इजीली खत्म होता है। आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर विवेक इज ऑफ द ओपिनियन सिंस द ऑल्ट्रेशन इन सेक्शन प्लान एनफोर्स्ड बाय चेंजेस इन पॉलिसी मैटर्स हैज द अप्रूवल ऑफ अलॉटीज नॉट रिक्वायर्ड, आर द चेंजेस इन सेक्शन प्लान माइनर इन नेचर, इवेलुएट द ओपिनियन ऑफ मिस्टर विवेक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन द रेरा 2016, सपोर्ट योर आंसर। आप बताओ ये माइनर थे? मैंने ऊपर ही बताया कि वो माइनर नहीं थे, और यहाँ पर आपको अप्रूवल लेना था, और कितने लोगों का अप्रूवल लेना था? 120 थे फ्लैट्स, ठीक है, 120 यूनिट्स थे, उसमें से 2 तो प्रमोटर के थे तो वो माइनस कर दिया। उसके अलावा ठीक है, कितने थे? 120 थे, उसमें से 2 प्रमोटर के थे, वो माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा जो है 2 उसके थे, उस ऐसे बंदे के थे जिसने 3 फ्लैट लिए थे, मिस्टर नेगी करके थे एक शायद से, और एक फ्लैट किसी और का था, एक और बंदे ने लिया था जो 2 फ्लैट्स लिए थे, तो उसका एक ही काउंट किया जाएगा। तो ये हमारा अल्टीमेटली 115 आया था, और ऊपर भी मैंने ये बात बोली थी, ठीक है। तो 115 का आपको क्या करना होता है? 2/3 की अप्रूवल लेनी होती है। तो 2/3 का अप्रूवल अगर हम लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 70 वो कुछ, अगर हम उसको पूरा उस पर राउंड ऑफ करते हैं तो 77 का अप्रूवल, 77 अलॉटीज़ का अप्रूवल चाहिए था, लेकिन यहां पर इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया। तो यहां पर पूरा सेक्शन नंबर 14 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया। सेक्शन नंबर 14 अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 2.39 अगर आप न्यू बुक का जाते हैं May 21 का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तो यहां पर आप सीधा सीधा यही आंसर लिखोगे कि जो इन्होंने किया मिस्टर विवेक का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत था, बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने किया, इनको यहां पर पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। आगे चलते हैं।
What would be your opinion related to the repatriation of funds in India as an investment of $1 million into the real estate project? देखो भाई, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वैसे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. जब हम सेक्शन नंबर 6 के प्रोविजंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को जो प्रोहिबिट किया हुआ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का, उसमें से एक ये वाली भी है कि कोई भी बंदा जो है रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकता. जो 4-5 चीज़ें डाल रखी है, निधि कंपनी वाली, चिट फंड वाली या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाली, और उसमें एक रियल एस्टेट भी डाला हुआ है. लेकिन रियल एस्टेट वाले में एक एक्सेप्शन डाली हुई है जिसमें यह बोला गया है कि अगर कोई बंदा रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है, वो तो हमारा वैसे तो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है. लेकिन अगर टाउनशिप के लिए लगा रहा है, ठीक है, अगर टाउनशिप के लिए लगा रहा है या फिर हमारा जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लगा रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए लगा रहा है, रोड्स के लिए लगा रहा है, ब्रिजेस के लिए लगा रहा है, मतलब देश की तरक्की के लिए लगा रहा है, तो वो अलाउड है. तो यहाँ पर ये जो हमारे बंदा पैसे लेके आ रहा था वो आपको ऊपर पता ही चल गया था, उसी बिजनेस के लिए पर्पस के लिए लेके आ रहा है रिपेट्रिएशन करके, जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट जो हमारा रियल एस्टेट है. तो इस पर रियल एस्टेट में ये वाला जो रेसिडेंशियल वगैरह है उसके लिए, तो उस केस में वो अलाउड है. तो हेंस ये पैसा लेके आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है. ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं. कैन द फादर ऑफ मिस्टर ओनकार रिपेट्रिएट द सेल प्रोसीड्स ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम टू कैनेडा फ्रॉम इंडिया एलिगेट द in the light of the relevant provisions of applicable law the stated legal issues. तो हम सबको पता है रेगुलेशन नंबर 8 जो अपन पढ़ते हैं फेमा में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिपेट्रिएशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट वो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए और आरबीआई का अप्रूवल मस्ट होना चाहिए. जो भी वहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस है रेगुलेशन की वो फॉलो होनी चाहिए और आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना ही होगा मस्ट. ठीक है, दैट्स इट. यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पर हमारे जो है पूरी की पूरी केस स्टडीज़ खत्म होती हैं. स्टूडेंट जनरल की कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिन्होंने पेपर 6D ले रखा है, जिससे कि सबका बेनिफिट हो. ठीक है, और एक जाते जाते एक कोट बोलना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा कोट है, सुनिएगा ध्यान से. और ये जो कोट मैं बोलूँगा ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये बोल दूँ तो बोल देते हैं. इट्स गुड टू गेट इंस्पायर फ्रॉम अदर्स बट इट्स नॉट गुड टू गेट इन्फ्लुएंस. सो बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी बात थी, समझ आया होगा, मज़ा आया होगा पक्का. इट्स गुड टू गेट द इंस्पायर फ्रॉम अदर्स बट इट्स नॉट गुड टू गेट इन्फ्लुएंस. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अच्छा होगा सब कुछ और आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए. ऑल द बेस्ट और मिलते रहेंगे आगे की सीरीज़ के साथ भी और आपसे वार्तालाप करते रहेंगे. और जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे उसके बाद डेली, जैसा मैंने आपके साथ वादा किया था, MCQs के बहुत सारे MCQs पूछूंगा मैं और आपसे उसके साथ भी इंटरेक्शन बना रहेगा. तो मिलते हैं किसी और नई सीरीज़ के साथ, नए एनर्जी के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली.